Hello friends, today we will discuss about network security techniques. नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स कितने तरीके की होती हैं? 4 तरीके की होती हैं। ये मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। फर्स्ट है डाटा इंक्रिप्शन, सेकंड फायरवॉल्स, थर्ड साइट ब्लॉकिंग, फोर्थ मैसेज ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन जैसे नेम सजेस्ट करता है, क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल इंफॉर्मेशन इनटू अ सीक्रेट कोड। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट कोड कैसे? जैसे पासवर्ड टाइप करते हैं हम, पासवर्ड हमारा ऐसे हैशट्रिक्स में आता है, ना कि सिंपल लेटर्स में। तो ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इनटू अ सीक्रेट कोड। ऐसे जब हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या करता है? पहले फाइल को डाटा इंक्रिप्शन में करता है, फिर डाटा डिक्रिप्शन में करता है। डाटा डिक्रिप्शन क्या होता है? डाटा डिक्रिप्शन होता है कन्वर्जन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इनटू अ नॉर्मल कोड। इंक्रिप्शन का उल्टा डिक्रिप्शन, क्योंकि यूज़र तो ये हैशटैग्स में समझ नहीं सकता, तो यूज़र को वापस से रीडेबल फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए वो डाटा डिक्रिप्शन करता है। और ये दोनों फंक्शंस क्यों करे जाते हैं? हैकर से प्रिवेंट करने के लिए। जब कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो वो डाटा इंक्रिप्शन में करता है पहले, उसके बाद डाटा डिक्रिप्शन करता है। और हैकर को प्रिवेंट करने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, हैश फंक्शंस। सॉफ्टवेयर का नाम है हैश फंक्शंस। इंक्रिप्शन 2 तरीके की होती है, इंक्रिप्शन बाय हार्डवेयर, बाय सॉफ्टवेयर। बाय सॉफ्टवेयर हैश फंक्शंस के थ्रू। हैश फंक्शंस 2 तरीके की इंक्रिप्शन करता है, एक प्राइवेट की इंक्रिप्शन और एक पब्लिक की इंक्रिप्शन। प्राइवेट की इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है? लॉकिंग कोड और अनलॉकिंग कोड सेम होता है। लॉकिंग कोड यहाँ पे 1 2 3 4 है अगर, तो अनलॉकिंग कोड भी 1 2 3 4 ही होगा, सेम होगा दोनों। पर लेकिन पब्लिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है? लॉकिंग कोड और अनलॉकिंग कोड डिफरेंट होता है। पब्लिक इंक्रिप्शन के अंदर लॉकिंग कोड 1 2 3 4 है, तो अनलॉकिंग कोड 5 4 6 हो गया। तो ये 2 तरीके की इंक्रिप्शन करता है हैश फंक्शन, प्राइवेट की इंक्रिप्शन और पब्लिक इंक्रिप्शन। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिक्योरिटी टेक्निक, डाटा इंक्रिप्शन वाला। अब हम करेंगे फायरवॉल। सेकंड है फायरवॉल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ये हमें सिक्योरिटी किससे प्रोवाइड करता है? वायरस से, वॉर्म से, हैकिंग से, डाटा डीडलिंग से। जैसे कि ये कंप्यूटर है एक, फायरवॉल इसके आगे एक शील्ड लगा देता है। इसको कंप्यूटर से पहले कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर जाएगी, उससे पहले वो ये शील्ड से होके जाएगी। शील्ड को है यहाँ पे कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर उसे कह सकते हैं। ये फायरवॉल किस चीज़ से प्रिवेंट करता है हमें? वॉर्म से प्रिवेंट करता है, हैकिंग से प्रिवेंट करता है, वॉर्म WORM, वायरस से प्रिवेंट करता है, काफ़ी सारी चीज़ों से प्रिवेंट करता है हमें। ये सारी चीज़ें डाटा डिडलिंग से, ये शील्ड के थ्रू, फायरवॉल को शील्ड कहते हैं। ये फायरवॉल 2 तरीके के होते हैं। फायरवॉल इम्प्लीमेंट करने हो तो हार्डवेयर के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं कोई भी, जैसे कि आजकल मार्केट में आ रहे हैं। अवास्ट हो गया, एग्जाम्पल अवास्ट हो गया, क्विक कील हो गया, ये सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं। ये कोई भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर हम स्मार्ट नोड का यूज़ करते हैं। स्मार्ट नोड वो होता है जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर करता है बिफोर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। जैसे हम मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उससे पहले हमारे वेरिफिकेशन प्रोसीजर होता है कि चेक करो कि ये फ्रॉम कोई रिलायबल सोर्स से है या नहीं है, तो वो स्मार्ट नोड में आता है। हमारे कंप्यूटर्स में भी अगर कोई पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो तो वेरिफिकेशन प्रोसीजर मांगता है, वेरीफाई फ्रॉम अननोन सोर्सेज चेक करते हैं ऐसे। जैसे फायरवॉल की तरह ही एक IDS होता है, वो भी सेम ही होता है, वो भी साथ ही कर लेते हैं। IDS का मतलब क्या होता है? इंट्रूजन डिटेक्टिव सिस्टम। ये एक डिटेक्टिव सिस्टम है। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? इलीगल ऑपरेशंस। इलीगल ऑपरेशंस को डिटेक्ट करता है, उसे कहते हैं IDS। इलीगल ऑपरेशंस कौन करता है यहाँ पर? इंट्रूडर। इंट्रूडर किससे कहा गया है? हैकर को।
हैकर को ये डिटेक्ट करता है, इंट्रूजन डिटेक्टिव सिस्टम। इंट्रूजन क्या? इलीगल ऑपरेशंस। इलीगल ऑपरेशंस कौन करता है? इंट्रूडर। इंट्रूडर को प्रिवेंट करने के लिए आईडीएस दो तरीके की सिक्योरिटी यूज करता है। दो तरीके की आईडीएस सिक्योरिटी करता है, एक नेटवर्क आईडीएस और एक हो गया एप्लीकेशन आईडीएस। इसे हम एप्लीकेशन फायरवॉल भी कह सकते हैं और एप्लीकेशन फायरवॉल, इसे हम और नेटवर्क फायरवॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि आईडीएस और फायरवॉल एक ही काम करते हैं दोनों। हम नेटवर्क आईडीएस पढ़ते हैं। नेटवर्क आईडीएस और नेटवर्क फायरवॉल सेम ही बात है। नेटवर्क फायरवॉल और नेटवर्क आईडीएस, ये होता क्या है? जैसे हम कोई शादी में जाते हैं, वहाँ टेंट लगा होता है, उसके अंदर जाने के लिए उससे पहले बाउंसर्स खड़े करे होते हैं ताकि कोई भी अननोन या फिर जो नो पर्सन बुलाया नहीं गया है वो अंदर ना आ जाए शादी के अंदर। तो एक तरह के डिटेक्टिव सिस्टम है, इंट्रूजन डिटेक्टिव सिस्टम, या बाउंसर्स को हम कह सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्टिव सिस्टम। जैसे भी कोई भी पर्सन अंदर जाएगा, जैसे ये पर्सन कोई भी अंदर जाएगा तो इसका पहले हम चेक करेंगे सोर्स पैकेट्स। यहाँ पे पर्सन्स को हम पैकेट्स कह रहे हैं। यहाँ पैकेट्स का हम सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेंगे। पैकेट्स, जैसे हम शादी में जाते हैं टेंट के अंदर, बाउंसर्स खड़े होते हैं। बाउंसर्स एक नेटवर्क फायरवॉल या नेटवर्क आईडीएस के तरीके की तरह काम करते हैं। वो चेक करते हैं कि जो भी यूजर्स अंदर आ रहे हैं, जो पैकेट्स अंदर आ रहे हैं, वो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस उनका मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो वो एंट्री कर देते हैं, अगर नहीं कर रहा तो नहीं एंट्री देते। यहाँ पे सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस किसे कहा गया है? जब भी कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर के बीच में, एक बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो वो एक सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है। कोई भी फाइल ट्रांसफ़र होती है तो उसे एक सोर्स एड्रेस दिया जाता है, किस सोर्स से वो चली थी और कौन से सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचेगी। जैसे कि हम स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें सोर्स एड्रेस दिया जाता है कहाँ से वो चला है और डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे उसने पहुँचना है। वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर भी ये सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो वो अलाउ करेगा फाइल को अंदर आने के लिए, नहीं तो नहीं। तो ये कौन क्या करता है? नेटवर्क फायरवॉल और नेटवर्क आईडीएस। अब हम इसे लिख लेते हैं। दिस फायरवॉल या फिर आईडीएस एनालाइजेस द सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द पैकेट्स। पैकेट्स यहाँ पे किसे कहा गया है? फाइल को। फाइल को ट्रांसफ़र करने से पहले छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करा जाता है विद द पर्पस टू एनालाइज whether the coming packets are authorized or unauthorized। जैसे अब नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क आईडीएस, इसके अंदर क्या लिखा है? दिस फायरवॉल और आईडीएस एनालाइजेस द सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस जहां से वो फाइल चली है, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस किसे कहेंगे यहाँ पे? जहां पे उसने फाइल को पहुंचना है। अगर वो दोनों मैच करते हैं विद द पर्पस टू एनालाइज वेदर द कमिंग पैकेट्स आर ऑथराइज और अनऑथराइज, अगर ये ऑथराइज्ड हैं, दोनों मैच करते हैं तो वो फाइल अलाउ करेगा आने के लिए अंदर, तो वो फाइल अलाउ करेगा आने के लिए अंदर। अगर नहीं मैच करते तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं नेटवर्क फायरवॉल और नेटवर्क आईडीएस। अब हम करते हैं एप्लीकेशन फायरवॉल या फिर एप्लीकेशन आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्टिव सिस्टम।
IDS की फुल फॉर्म। ये क्या करता है, अब जैसे हमें टेंट के अंदर घुस गए, शादी के टेंट के अंदर घुस गए, ये टेंट बनाया मैंने, तो वो यूज़र क्या करता है अंदर, क्या 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 चीज़ें परफॉर्म करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, क्या खाता है पीता है, तो वो सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है एप्लीकेशन फायरवॉल। वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर किसी यूज़र ने लॉगिन कर लिया है किसी के नेटवर्क के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो यूज़र को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। लॉगिन और आईडी से वो क्या करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं उस यूज़र ने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करे हैं, कौन कौन सी एंट्रीज करी हैं, तो इससे हमें पता लग जाता है कि कौन से यूज़र ने हमारा क्या काम करा है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट कीप्स द log of each and every transaction performed by the authorized packets. ऑथराइज्ड पैकेट जैसे लॉगिन आईडी दिया है किसी कस्टमर को या फिर किसी एम्प्लॉय को, तो वो ऑथराइज्ड पैकेट हो गया अगर लॉगिन आईडी मैच करती है। उसके बाद जो भी वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कौन सी ट्रांजैक्शन उसने परफॉर्म करी है। जैसे गूगल सर्वर पर अगर हम कोई भी लॉगिन आईडी एम्प्लॉय की यूज़ करके कोई चीज़ें ऐसी डाल दी जिससे कि सर्वर ऑपरेट ना कर सके, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ करते हैं वो, ताकि वो ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें किस बंदे ने क्या काम करा है, ताकि बाद में वो उसे पकड़ सकें। अब थर्ड आता है, थर्ड सिक्योरिटी आती है मैसेज ऑथेंटिकेशन। थर्ड सिक्योरिटी टेक्निक है मैसेज ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर वो चेक करता है वेदर द कमिंग यूजर इज ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करते ही एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है ऐसे, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ये क्या करता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन करता है कि ये कमिंग यूजर इज वेदर द कमिंग यूजर इज ऑथराइज्ड, कमिंग यूजर इज ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड। मैसेज ऑथेंटिकेशन क्यों कहा गया इसे, जैसे नेम सजेस्ट करता है, एक मैसेज अपीयर हुआ हमारे सामने जैसे हमने कंप्यूटर ऑन करा, तो उसे कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन। अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करता है तो वो अलाउ हुआ करा जाएगा उससे, अगर नहीं मैच करता तो नहीं अलाउ करा जाएगा। मैसेज अपीयर हुआ है इसलिए हम इसे कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन। अब हम करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेक्निक, साइट ब्लॉकिंग। साइट ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है, जैसे वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है। एक कंप्यूटर है, यहाँ पे आर्टिकल असिस्टेंट काम करता है, पर लेकिन 8 घंटे में से वो 4 घंटे तो फेसबुक ही ऑपरेट करता है। अब उसको बार बार तो चेक कर नहीं सकते कंपनी वाले, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो फेसबुक ही ब्लॉक कर देते हैं, तो इसे कहते हैं साइट ब्लॉकिंग। साइट ब्लॉक कर दी, ये फोर्थ टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेक्निक है। यहाँ पे हमारी कवर होती है नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स। यहाँ पे हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स कवर हो जाती है चारों की चारों। और अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशंस। टाइप्स ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है। इंटरनेट एप्लीकेशंस कितने तरीके की होती हैं, 6 तरीके की होती हैं। इसमें इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, डाटा कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, डाटा पब्लिशिंग, डाटा रिट्राइवल। पहले हम स्टडी करेंगे इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
नेटवर्क बनाया होता है उसे इंटरनेट कहते हैं। ये एनवायरनमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनवायरनमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ये सर्वर है और यहाँ पे छोटे छोटे ये कंप्यूटर्स करे हैं मैंने, ये मेन सर्वर है और ये सारे हमारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं। इन सबको हम एक यूज़र्स को या एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं। यहाँ पे हम ये 3 एम्प्लॉयज़ ड्रॉ करे हैं मैंने और एक ये सर्वर है। ये एनवायरनमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी फर्म के अंदर ये एनवायरनमेंट क्रिएट कराया जाता है, उनकी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट करके, सर्वर क्रिएट करके और यहाँ पे अलग अलग यूज़र्स को अपनी आईडीज़ देके। इससे क्या होता है, वो ज़्यादा परफेक्टली काम कर सकते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं एक एक एम्प्लॉय का भी, किसने क्या क्या काम करा है। इस एनवायरनमेंट के अंदर आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। आउटसाइडर्स आएगा भी कैसे, क्योंकि यूज़र आईडी और पासवर्ड तो होगा नहीं उनके पास उस वेबसाइट का, जोन सी फर्म के अंदर वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के अलावा। ये ओनली मेंट फॉर प्रोफेशनल्स है, मेंट फॉर ऑथराइज्ड मेंबर्स, प्रोफेशनल्स नहीं, ऑथराइज्ड मेंबर्स, सॉरी, ओनली मेंट फॉर ऑथराइज्ड मेंबर्स। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड इन दिस एनवायरनमेंट, ओनली मेंट फॉर ऑथराइज्ड मेंबर्स, जो जिसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। इसके अंदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज क्वाइट हाई, क्योंकि सारी चीज़ें हम ही ऑपरेट करते हैं, फर्म ही ऑपरेट करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहती है। इसके अंदर सिक्योरिटी हाई कैसे रहती है, जो 4 सिक्योरिटी टूल्स हमने पहले पढ़े हैं वो सारे इसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इंटरनेट एनवायरनमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सर्वर और यूज़र्स, ये 4 कंप्यूटर हैं, एम्प्लॉयज़। एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा जाता है, जैसे ही कंपनीज़ में टाटा हो गई और बड़ी बड़ी कंपनीज, ये सारे ऐसे ही करते हैं। इसके अंदर आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, ओनली मेंट फॉर ऑथराइज्ड मेंबर्स, लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज क्वाइट हाई। अब सेकंड टाइप ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन आती है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट है कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट। इंट्रानेट कलेक्शन, एक्स्ट्रानेट कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट। जैसे कि ये सर्वर है एक्सिस का, ये सर्वर है एक बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये एसबीआई का, ये सर्वर है पीएनबी का। ये चारों सर्वर्स इकट्ठे होके एक एक्स्ट्रानेट फॉर्म करते हैं। ये चारों सर्वर्स कोलैबोरेशन में जब काम करते हैं, इनको हम कहेंगे एक्स्ट्रानेट। इस एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रानेट कहते हैं। चारों सर्वर्स को, इनके इंडिपेंडेंट सर्वर्स हैं, एक्सिस बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, एसबीआई के, पीएनबी के, अपने फंक्शंस ऑपरेट करने के लिए। पर लेकिन कोई भी कोलैबोरेटिव ट्रांजैक्शन करनी होती है इनको बिटवीन द बैंक्स, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। इसके अंदर ये आउटसाइडर्स, इसके अंदर भी नॉट अलाउड होते हैं। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लॉगिन आईडी से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर भी ओनली मेंट फॉर ऑथराइज्ड पर्सनल्स, ओनली फॉर ऑथराइज्ड पर्सोनल, पर्सनल, स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज़। और लेवल ऑफ सिक्योरिटी इसके अंदर भी क्वाइट हाई होती है। लेवल ऑफ सिक्योरिटी कैसे क्वाइट हाई होती है, इसके अंदर वही हम 4 फंक्शन लिख देंगे फिर से। ये सारे 4 फंक्शंस परफॉर्म करती है। डाटा इंक्रिप्शन, बैंक्स में हम डाटा इंक्रिप्शन देखते हैं यूज़र पासवर्ड्स के अंदर। मैसेज ऑथेंटिकेशन करती है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कैसे, हमारे पास एक पॉपअप आता है जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड एंड यूज़र नेम। और फायरवॉल्स यूज़ करती है ये, फायरवॉल्स या फिर IDS,
और ये साइट ब्लॉकिंग की भी टेक्निक्स यूज़ करती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनेट और एक्सट्रानेट। अब हम करते हैं डाटा कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन, डाटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम? ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कम्युनिकेशन का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये दो तरीके की कर सकते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, वाया ईमेल या फिर चैटिंग। चैटिंग तो हमें पता ही है, हम सारे चैटिंग डे एंड नाइट करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, मॉडर्न जनरेशन्स या फिर हाइक पे। इसे ऑनलाइन कम्युनिकेशंस कहते हैं। और ईमेल हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ईमेल हम प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल रिलेटेड वर्क्स, जैसे कि हमें अपना सीवी भेजना हो या फिर हमें अपने टेंडर्स वगैरह इनवाइट करने हो, सारी चीज़ें हम ईमेल्स के थ्रू करते हैं। इसके अंदर ट्रांसफ़र स्पीड फास्ट होती है और ये सेफ़ भी है। सेफ़ कैसे है? इसके अंदर हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है बिफोर एनी वर्क। यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, इसके अंदर हमें लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद हमें अपना ईमेल अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। और ये चीप एनवायरनमेंट भी है। चीप कैसे? क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। नो इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। हम साइबर कैफ़े में जाके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। साइबर कैफ़े में जाके ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी ज़्यादा। 1 आवर के 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ देते हैं और हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे हम वाइड बैंड सर्विसेज भी कहते हैं। ईमेल को वाइड बैंड सर्विसेज भी कहते हैं। वाइड बैंड सर्विसेज, इसका मतलब क्या है? इन दिस केस हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा is transmitted and the transmission speed ranges from 1000 to million bits per second, bytes per second। वाइड बैंड सर्विसेज हम ईमेल को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दिस केस हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा इज ट्रांसमिटेड। बहुत लार्ज क्वांटिटी में वॉल्यूम ऑफ डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं वेरी इजीली, जस्ट बाय द क्लिक ऑफ अ बटन। और ट्रांसमिशन स्पीड भी काफ़ी हाई होती है इसके अंदर। 1000 टू मिलियन बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर रेट होता है इसके अंदर, ईमेल्स के अंदर। ईमेल के अंदर एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड। एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड। एनी टाइप से मतलब क्या है? डाटा मतलब कि टेक्स्ट फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईमेल के अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र वाया अटैचमेंट। एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड वाया अटैचमेंट। कोई भी फाइल अटैच कर दो, कोई भी फोटो अटैच कर दो, कोई भी चीज़ हम डाटा, एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल। पर लेकिन चैटिंग के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता हमें। जैसे कि हम ईमेल भेजते हैं, उसके अंदर लिखा आता है टू, फ्रॉम, CC, BC और BCC और सब्जेक्ट, और यहाँ पे नीचे हमें लिखा आता है अटैचमेंट। कोई भी अटैचमेंट करनी हो, फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो, फाइल, कुछ भी। और यहाँ इसके ऊपर हमारा सब्जेक्ट के लिए इधर यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, जहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, टेक्सचुअल डाटा। और ये जो फाइल अटैच कर सकते हैं, इससे हम कहते हैं एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड।
इसके अंदर हम वन मेल मल्टीपल यूजर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस. वन मेल कैन बी ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल यूजर्स by specifying multiple email addresses. और ये हमें ईमेल्स एक और चीज़ प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी ऑफ ईमेल बॉक्सेस. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ईमेल बॉक्सेस. ईमेल बॉक्सेस किसे कहते हैं? ये कहते हैं एम्प्टी एरिया जो हमें अलॉट करा जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एम्प्टी एरिया which is allotted to the email account holder. To the email account holder. जैसे हम गूगल पर जीमेल पर ईमेल बनाते हैं तो हमें वो ईमेल फैसिलिटी ऑफ ईमेल बॉक्स प्रोवाइड करता है. 10 to 15 GB ऑफ डाटा हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमें वो चार्ज लेते हैं ईमेल्स यूज़ करने के लिए. लेकिन हमने कभी इतना यूज़ करा ही नहीं तो हमें ये नॉलेज नहीं है. ये था हमारा डाटा कम्युनिकेशन का ईमेल हमारा ख़त्म हो गया. चैटिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो होती है ये सारा हमें पता ही है. अब आता है हमारा फोर्थ टाइप, डाटा पब्लिशिंग. डाटा पब्लिशिंग किसे कहते हैं? एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश्ड. एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश्ड. इंटरनेट के अंदर हम कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हैं. कैसे पब्लिश कर सकते हैं? एक वेबसाइट क्रिएट करो, उसके अंदर वेबसाइट नेम दो और डोमेन नेम दो. वेबसाइट नेम और डोमेन नेम, और यू कैन पब्लिश एनी टाइप ऑफ डाटा वेबसाइट के थ्रू. डोमेन नेम 3 तरीके के होता है. डोमेन नेम 3 तरीके का होता है. जैसे कि पहले होता है www डॉट, उसके बाद होता है वेबसाइट पिवोरिटी नेम. वेबसाइट पिवोरिटी नेम जो www डॉट के बाद स्टार्ट होता है. उसके बाद आता है एक्सटेंशन नेम जो स्पेसिफाई करता है नेचर ऑफ वेबसाइट. एक्सटेंशन नेम इट स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ वेबसाइट. स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ वेबसाइट. जैसे कि अब www डॉट google.com है तो ये डोमेन नेम है. यहाँ पे www डॉट फर्स्ट आ गया, फिर वेबसाइट पिवोरिटी नेम है गूगल और एक्सटेंशन नेम है .com. एक्सटेंशन नेम काफ़ी तरीके के होते हैं. .com, .org या फिर .in इंडिया के लिए यूज़ होता है. .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है. .uk के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज़ होता है. .mil मिलिट्री के लिए मिलिट्री साइट्स के लिए यूज़ होता है. काफ़ी सारे एक्सटेंशन नेम्स होते हैं. तो इससे हम डाटा पब्लिश कर सकते हैं. कोई भी एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट. अब 5th टाइप आता है डाटा रिट्राइवल. डाटा रिट्राइवल क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डाटा.
accessibility of data. Any type of data can be exist via internet. हम इंटरनेट पे गूगल पे जाते हैं, गूगल पे कोई भी डाटा हम रिट्राइव कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट में डाटा रिट्राइवल कहते हैं. इट रेफर्स टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा. हमें कोई भी चीज़ या मीनिंग समझ नहीं आ रहा, गूगल पे वर्ड टाइप करते हैं, मीनिंग टाइप करते हैं, आ जाता है. तो ये था 5th टाइप, डाटा रिट्राइवल. इंटरनेट वास्ट कलेक्शन ऑफ डाटाबेस है. गूगल डाटाबेस बहुत वास्ट है, इसका कोई भी चीज़ टाइप करो गूगल पे और आ जाती है. और उसके बाद 6th आती है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स आप सबको पता ही है, ये सारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक सेल एंड परचेज. ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन.